बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। लंदन से हमें ज्वाइन करेंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। और स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब। आज सलमान गनी साहब दस्तयाब नहीं हैं, तो इस्लामाबाद से हमें हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मोहम्मद इमरान भी ज्वाइन करेंगे और सीनियर कानूनदान जनाब बैरिस्टर जहांगीर जदून साहब, उनकी कानूनी राय भी शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। वजह यह है कि जो इमरान खान साहब की इंट्रा कोर्ट अपील थी इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच के सामने, उसका आज फैसला आया है। फैसला महफूज हुआ था। जो जेल ट्रायल है साइफर केस में, उसे तो इस बेंच ने, अदालत ने कलअदम करार दिया है। तो क्या ट्रायल दोबारा से शुरू होगा? क्योंकि ये भी कहा गया फैसले में कि ट्रायल जेल में हो सकता है अगर कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए। जो जेल में समाज से मुतालिक वज़ारत क़ानून का नोटिफिकेशन है, उसे गैर कानूनी करार दिया है। और जो सीक्रेट एक्ट के तहत जज साहब की तयनाती अमल में आई थी इसी केस को लेकर के, उसे भी दुरुस्त करार दिया है। तो ये इस फैसले से क्या इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है? क्या ये अब जेल में ट्रायल नहीं हो सकेगा या होगा? और अब तक की जो कार्रवाई हुई जेल ट्रायल की, उसे भी कलअदम करार दिया, ये भी आपको याद रहे। तो इसमें रिलीफ कितना है और कॉम्प्लिकेशंस कितनी है? इसका क्या इत्तलाक अल कादर ट्रस्ट केस पर भी होगा? ये वो हम कानूनी सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। और दूसरा अहम मौजू, कल से आपने देखा होगा जनाब खावर मानिका साहब का एक इंटरव्यू हमारे कोलीग जो शाहजेब खानज़ादा साहब हैं उनके साथ, उसमें उन्होंने कई एक अहम इंकशाफात किए हैं। उनकी क्या हैसियत है, क्या हमारे अखलाकी, ज़ाती, मुआशी, समाजी जो पैमाने हैं वो एक जैसे हैं इन मामलात पर, या उनमें तफरीक आती है? रसूल बख्श रईस साहब और शामी साहब से बिलखुसूस इस पर हम बात करेंगे। और इसी मौजू पर जब आज नवाज शरीफ साहब से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, और हज़रत मौलाना फजल रहमान से जब सवाल पूछा गया तो उनका रद्द अमल क्या था, बड़ी दिलचस्पी का हामिल है। बिलावल मुसलसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हदफ तनकीद का बना रहे हैं, लेकिन नून लीग जवाब में क्या कह रही है, ये भी एक अहम मौजू है। सरे दस चलते हैं जी हम इस्लामाबाद, जहाँ से जो साइफर केस का जो फैसला आया है उसकी डिटेल्स हम जानेंगे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है मोहम्मद इमरान। इमरान, ये 3 सफ़ात का फैसला तो आ गया, लेकिन अभी प्रोफेसर भी इसे पढ़ रहे थे और मैं भी, ये हम जान नहीं पा रहे कि इसमें रिलीफ मिला है या गुंजाइश पैदा की गई है सरकार के इकदाम के लिए। देखिए, इसमें रिलीफ इस तनाजुर में है जाम साहब के पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि जो ट्रायल चल रहा है इस मुकदमे की बुनियाद सियासी मकासद है और चेयरमैन पीटीआई को आवाम से दूर करना है। तो वो चाहते हैं कि जो प्रोसीडिंग हो वो पब्लिक के सामने हो, मीडिया उसको ओपनली रिपोर्ट करे। क्योंकि आपको पता है कि जब कोर्ट रिपोर्टर अदालत में बैठे होते हैं तो वो एक्सप्रेशन तक को रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि इस कानूनी नुक्ते पे जज का क्या पॉइंट था, मुल्जिम का क्या रिएक्शन था, वकील ने कितने स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट दिए। तो पीटीआई का ये बयानिया है, वो ये चाहते हैं कि वो कुछ कार्रवाई है ये अवाम के सामने होनी चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से चेयरमैन पीटीआई ने जो किया वो वो कोई भी कानूनी तौर पे उन्होंने कोई इमरान, हम आपको सही तौर पर सुन नहीं पा रहे, किसी जगह पे आप जब क़याम कर पाएँ रुकिएगा, फिर आपसे दोबारा टेलीफोन लाइन कनेक्ट करते हैं। प्रोफेसर भी नहीं सुन पा रहे, नाज़रीन भी यकीनन नहीं सुन पा रहे होंगे, दोबारा आपसे रब्ता करते हैं डिटेल जानने के लिए। शामी साहब, ये आपको क्या समझ आई है सर? अभी तक जो रिपोर्ट हुआ, ये फैसला, जेल ट्रायल तो कलअदम करार है, तो क्या दोबारा से ट्रायल शुरू होगा इसका? देखिए, जो हमारी फिका है, फिका विक्टोरिया कहेंगे इसको अब उसमें भी बनती तो यही है, टेक्निकलिटीज पे सारे मामलात चलते हैं। क्योंकि ये जो जेल ट्रायल शुरू हुआ उस वक्त तक वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी नहीं दी थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ट्रायल पहले शुरू हो गया, मंजूरी बाद में दी गई। तो जहां तक मैं समझा हूं, अदालत ने जो कार्रवाई है ट्रायल की उसको तो कलअदम करार दे दिया, ठीक, लेकिन यानी अब असर नौ इसको शुरू करना पड़ेगा। लेकिन असूली तौर पर यह बात मान ली गई कि जेल ट्रायल हो सकता है, लेकिन उसके लिए काबीना की मंजूरी जरूरी है। तो अब मंजूरी क्योंकि बाद में आई थी, ट्रायल पहले शुरू हो गया, गोया घोड़े के आगे गाड़ी बांध दी गई।
नहीं तो शामी साहब, अब अगर इस कार्रवाई मौके खत्म पर है। अगर इस मौके पर अगर काबीना इसकी असर नौ मंजूरी दे देती है और वो तमाम कानूनी तरीक़ाकार जो अदालत इसकी जानिब निशानदेही की है उसे पूरा कर देती है, तो फिर तो ये जो लकूना है ये ख़त्म हो जाएगा, जवाब मिल जाएगा। असर नौ मंजूरी की भी जरूरत नहीं है, फिर मंजूरी दी जा चुकी है। अच्छा, वो लेकिन उससे पहले जो ट्रायल शुरू हुआ था वो कालअदम समझा जाएगा। ठीक, गोया असर नौ ट्रायल शुरू करना होगा और जो जज हैं उन पर जो एतराजात थे वो भी तस्लीम नहीं किए गए। नहीं, जेल में ट्रायल हो सकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वहां मीडिया की कवरेज नहीं होगी। अगर अदालत उसकी इजाजत देगी तो मीडिया की कवरेज हो सकती है। तो मेरा ख्याल एक रिलीफ तो मिला है, लेकिन वक्ती रिलीफ है, क्योंकि ट्रायल तो शुरू हो जाएगा और कार्रवाई शुरू हो जाएगी और खान साहब को उसका सामना करना पड़ेगा। तो ये आप इसको यानी रिलीफ भी कह सकते हैं और तकलीफ भी कह सकते हैं। अच्छा ठीक है। मोहम्मद इमरान हमारे साथ आए हैं दोबारा से, इस केस को पहले दिन से कवर कर रहे हैं। ये उनको कह जरा मुख्तसर बात करें जी, यानी वो ज्यादा डिटेल में चले गए हैं, गैर जरूरी। जी इमरान, खुलासा की होनी चाहिए, खुलासा बयान करने के इस फैसले में टेक अवे क्या है खान साहब के लिए और गवर्नमेंट के लिए क्या टेक अवे है? देखें जामी साहब, इसमें जो चेयरमैन पीटीआई का बुनियादी एक मुद्दा था, वो चाहते थे कि जो उनके खिलाफ साइफर केस का ट्रायल है वो ओपन हो, अवाम जान सकें कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। जो सिंगल बेंच का फैसला था उसमें तो अदालत ने ये बुनियाद रखी थी कि चूँकि चेयरमैन पीटीआई को सिक्योरिटी खदशात हैं तो इसलिए जो जेल ट्रायल है वहीं पर ही ट्रायल होगा और उसको ओपन ट्रायल कंसीडर किया जा रहा है। ये तो आप जस्टिस आमिर फारूक साहब वाली बात कर रहे हैं ना? जी, अभी जो 2 रुकनी बेंच का फैसला है उसमें अदालत की जान अब जेल ट्रायल जो है, जो 2 रुकनी नहीं बेंच है कि जेल ट्रायल जो है उसकी कवरेज ना हो सके। मेरा ख्याल अदालत को फैसला कर सकती है, उसकी कवरेज की इजाजत दे सकती है। जेल ट्रायल तो हो रहा है सिक्योरिटी की वजह से, उसको बुनियाद बनाया गया सिक्योरिटी रीजंस को। तो मीडिया जो है यानी ओपन कोर्ट में ट्रायल होगा, ये क्लोज डोर ट्रायल तो नहीं कह सकते हम इसको। बिल्कुल शामी साहब, अभी जो इस अदालत के सामने केस था वो यही था कि सिर्फ वकला को इजाज़त दी जा रही है। इंदिरा गांधी केस का हवाला दिया था सलमान अकरम राजा ने कि वो तिहाड़ जेल में ट्रायल हुआ था, लेकिन उसमें तमाम इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया को इजाज़त दी गई थी। लेकिन यहाँ पर मीडिया तो दूर की बात, सिर्फ ख़ानदान के अफराद को भी इजाज़त नहीं दी जा रही थी। और जितने नोटिफिकेशंस थे वजारत कानून से के 29 अगस्त से लेके 8 नवंबर तक, वो तमाम उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ऐसा अदालत ने अपने फैसले में लिखा है। और जो इवन के काबीना की मंजूरी के बाद भी नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, उसके बारे में अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि ये किसी जुडिशल ऑर्डर के तनाजुर में जारी किया गया नोटिफिकेशन नहीं है, इसलिए इसकी भी कोई कानूनी हैसियत भी नहीं है और इसका इतलाक माजी की कार्रवाई पर नहीं होता। यहाँ पर आपको एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि सलमान अकरम राजा ने कहा था कि जितने खतूत ट्रायल कोर्ट के जज की जानिब से लिखे गए थे वजारत कानून को या कमिश्नर को, वो सिर्फ खतूत थे, वो किसी अदालती कार्रवाई के बाद होने वाला फैसला नहीं थे, इसलिए हम उसको जुडिशल ऑर्डर नहीं कह सकते। ताहम अटार्नी जनरल का मौक़िफ़ कुछ दूसरा था और अदालत ने यहाँ पर सलमान अकरम राजा के मौक़िफ़ से इत्तफाक किया है। ठीक, यानी मामला अदालत पे छोड़ दिया है। जो ट्रायल कोर्ट है वो इस बारे में मुनासिब हुक्म दे सकती है। बिल्कुल शामी साहब, इसमें ट्रायल कोर्ट ने बाकायदा पहले इस चीज़ पे कार्रवाई करनी होती है, पूरी समाअत करनी होती है और अदालत ने यह भी कहा है कि ज़्यादातर ट्रायल्स में इस तरह की दरख्वास्त प्रोसिक्यूशन की तरफ से आती है कि इस पोर्शन को या इस समाअत को इन कैमरा होना चाहिए, फिर उस पर बाकायदा समाअत होती है, दोनों तरफ से आर्गूमेंट्स किए जाते हैं, फिर एक जुडिशल ऑर्डर आता है। लेकिन इस सारे अमल में जितना भी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ ये साइफर ट्रायल हुआ है, इसमें प्रोसीजरल काफ़ी सारी मिस्टेक्स थी जिसको लीगल कवर देने की कोशिश की गई इस
कैबिनेट अप्रूवल के बाद जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन अदालत ने इस सारे अमल को अब कलअदम करार दिया है। बहुत शुक्रिया इमरान आपका। नए सिरे से शुरू होगा ये जी, ये लग तो यही रहा है सर, असर 9। ठीक है, हाँ, क्योंकि वो तहफ़्फ़ुज़ तो मिल गया। वो लूडो खेलते हैं ना आप जी, तो वो अगर सांप के मुंह में आ जाए जी 99 पे जाके तो आप तो फिर 99 पे जा, फिर आपको 0 पे जाना पड़ता है। 0, लेकिन वो आप उससे निकल नहीं पाते, वहीं से सफर शुरू करना पड़ता है। प्रोफेसर साहब, हाँ, आप कहाँ फंसे हुए हैं इस फैसले की? सांप वहीं का वहीं है, देखिए उसके मुंह से निकल के आपकी दुम तक आ गए। यहाँ पे 2 मौक़िफ़ हैं। हाँ, एक हुकूमत का है और उसमें मुझे एक फ़ैसला नज़र आता है कि हर सूरत में सैफर केस की सुनवाई एक अदालत में होगी जो जेल के अंदर लगाई जाएगी, और अवाम के सामने ये फ़ैसला नहीं होना चाहिए। ये शुरू से ही कह रहे थे। अगर इसमें ये रुकावट एक नज़र आती है अदालत की तरफ से, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये मुस्तकिल है, ये बिल्कुल आर्जी है। और उसमें जो फ़ैसला हमने पढ़ा है अभी, उसमें गुंजाइश रखी गई है। गुंजाइश रखी गई है ना? गुंजाइश ये है कि अगर अदालत ये महसूस करे कि कार्रवाई इन कैमरा होनी चाहिए या जेल के अंदर होनी चाहिए, तो वो फ़ैसला कर सकती है। वो अदालत पर मुनहसर है। तो ज़ाहिर है कि हुकूमत दोबारा से अदालत के पास ये केस ले जाएगी, और वो हर सूरत में ऐसा लगता है कि इस वक्त की जो निगरान हुकूमत है वो ये चाहती है कि सैफर मामले की अदालती कार्रवाई जेल के अंदर होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए। दूसरी जानिब सबको मालूम है कि दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ क्या है। वो ये चाहते हैं कि अवाम के सामने खुल के बात आ जाए कि शवाहिद क्या हैं, असल हकीकत क्या है भी सही या नहीं है, तो अवाम को भी पता होना चाहिए। ज़ाहिर है कि ये ऐसा मामला है जो सफारती भी है, सियासी भी है, और जो राज हुकूमत या रियासत के होते हैं उससे भी उनका ताल्लुक़ है। ये सारी चीज़ें आपस में मिली हुई हैं, तो इसलिए हम देख रहे हैं कि जो हुकूमती राज होते हैं जी, या सफारती मामलात होते हैं, वो पब्लिक डोमेन के होते हैं, उन्हें पब्लिक किया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए ना? उसके लिए कवानीन होते हैं कि जो आपके दस्तावेज़ात हैं वो 30 साल बाद या 40 साल बाद वो सरेआम आएंगे। जैसे अमेरिका में एक सर्टेन टाइम के बाद। हमारे यहाँ कोई ऐसा कानून मेरा ख्याल है नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा ज़रूर इदारा या कमेटियाँ बनाई हुई हैं जो पुराने हमारी फ़ाइलें हैं वज़ारत ख़ारजा की, मैंने हालिया दिनों में देखी हैं कि 1976 तक या 5 तक वो सारी उन्होंने नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर को दी हुई हैं। तो ये इनको अफशा तो नहीं करना चाहिए। जो मेरा मौक़िफ़ है कि जो सरकारी दस्तावेज़ात हैं वो फौरी तौर पे एक है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पर भी पाबंदियाँ हैं, लेकिन अगर कोई रास्ता वो अख्तियार करता है तो फिर हुकूमत क्या मौक़िफ़ अख्तियार करती है? फिर क्या आप अदालत में जाते हैं उसको इन्फोर्स करने के लिए? नहीं, एक प्रोसीजर है। लेकिन इस सिलसिले में अगर वो सामने लोगों के लाया गया है तो जो एक एक्ट है राजदारी का, उसकी खिलाफ वर्जी मालूम होती है। बिल्कुल ठीक है। अब ट्रायल जेल में हो सकता है शामी साहब, कानूनी तरीक़ाकार अगर इख्तियार कर ले सरकार, और जो जज साहब की तयनाती है वो दुरुस्त करार दी गई है, तो असर 9 वो आपने जो इसका खुलासा बयान किया दुरुस्त मालूम होता है, असर 9 ट्रायल शुरू हो जाएगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये जो इतने सवालात जिन पर आप गुफ्तगू कर रहे हैं, अब ये ट्रायल कोर्ट पर छोड़ दिए गए हैं। ट्रायल कोर्ट फैसला करेगी कि उसको इन मामलात में क्या करना है, तो इसकी कवरेज क्या होगी, किस तरह होगी, कितनी होगी, कितनी नहीं होगी, ये ट्रायल कोर्ट पे आपने छोड़ दिया है। गोया जो मामला कोई थोड़ा सा वक्ती रिलीफ मिल गया है, लेकिन कोई पायदार रिलीफ नहीं मिला, और ये मुकदमा जो है अब असर 9 शुरू हो जाएगा। यानी मैं तो इससे यही समझा हूं। असर 9 का लफ्ज़ आपने या इस्तारा जब इस्तेमाल किया गुफ्तगू में, तो मुझे खाबर मानका साहब का इंटरव्यू भी याद आ गया। वो भी असर 9 एक ऐसा राग छेड़े हैं या ऐसा आलाप है
जिसका जिक्र कर रहे हैं कि आप दोनों हजरात जो हैं साथिज़ा हैं, हमारे लिए मशले राह हैं, सहाफ़त हो या सियासत हो। तो मैं रखना तो नहीं चाहता इस मौजू को, लेकिन आप दोनों को देखते हुए मैंने रखा इसलिए कि आपसे हम सीखें, आपसे कुछ सवाल पूछ सकें और जान सकें कि ये जो असर नौ मानेका साहब ने राग अलापा है, इससे क्या मफहूम और मुराद ली जाए। ज़रा देखिए वो क्या फरमा रहे थे। शामी साहब, आप वो अक्सर शेर सुनाया करते हैं कि तू मेरा हौसला तो देख, दाद तो दे, क्या अब मुझे शौक़े कमाल भी नहीं, समथिंग लाइक दैट सर। वो आप ही सुना दें। देखें, शौक़े कमाल भी नहीं, खौफे जवाल भी नहीं, शायद इस तरह से मिसरा है उसका, मिसरा सानी। बस क्या शेर पढ़ें और क्या बात करें। देखिए, मेरा ताल्लुक भी पाकपटन से है। मेरा बचपन, मेरा लड़कपन पाकपटन में गुजरा है। मेरे वालिद साहब हिजरत के बाद वहीं मुकीम हुए, साहबजादा फैज़ुर रहमान साहब मरहूम। और ये गुलाम मोहम्मद अहमद खान मानेका, ये जो खावर मानेका साहब के वालिद हैं, जिम्मेदार हैं। इनके वालिद खावर मानेका के बड़े जिम्मेदार हैं। तो और हजरत जिम्मेदार थे बल्कि। और मेरे बड़े भाई जो हैं साहबजादा ज़ियाउर रहमान शामी साहब मरहूम, उनके क्लास फेलो थे वो। अच्छा। और मियाँ अली मोहम्मद खान साहब बस्ती शरीफ वाले रहमतुल्लाह अलैह, उनके मुरीद थे। और देखिए, सियासत में हिस्सा लिया, इलेक्शन भी लड़ा, वफाकी वजीर रहे। एक बड़ा ख़ानदान है वहाँ का और नेक नाम ख़ानदान। इनके शरीफ नफ्स जो थे, बड़े वालिद जो थे गुलाम मोहम्मद अहमद खान मानेका। अब इस ख़ानदान पर जो आफताब पड़ी है, और खावर मानेका साहब ने ये जो 5 साल, कमोबेश 5 साल गुजरने के बाद जो तफसील बयान की है, अब मैं उस पर क्या अर्ज़ कर सकता हूँ। मैं तो खुद सर पकड़ के बैठा हूँ। और हमारा जो मुआशरा है उसमें हमने उसको किस हद तक पहुंचा दिया है, और हमारी सियासत जो है और हमारे मुक़्तदर हल्के जो हैं और क्या कर रहे हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां, उनके सरपरस्त, उनके ज़िम्मेदार, ये बड़ी लंबी कहानी है। अगर आप बयान करें तो इसमें बड़े पर्दा नशीनों के नाम आते हैं। और लेकिन मैं अब इसमें तफसील में जाना नहीं चाहता। ये खावर मानेका जो हैं वो, क्योंकि अब ज़ाहिर है बुशरा बीबी के साबिक़ शौहर हैं, उन्होंने ये अपने कपड़े जो हैं धोने मुनासिब समझे हैं और वो नशर भी हो गए हैं। अब हर शख्स अपनी राय कायम कर सकता है। मैं तो इससे ज़्यादा कोई बात कहना नहीं चाहता। मुझे तो बहुत सदमा हुआ है ये हालात देखकर, और अपनी जो इस ख़ानदान पर गुजरी है उस पर भी, और जो हम पर गुजर रही है और जो हमारे समाज पर गुजर रही है उस पर भी। रोने के मुकामात बहुत से हैं, कोई हंसने का मुकाम कोई नज़र नहीं आ रहा मुझे। बहुत ही संजीदा बात आपने कर दी सर। प्रोफेसर साहब, आप भी क्या परेशान हुए इस मामले को लेकर के? आपको भी सदमा पहुंचा है? बहुत ये जो गिरावट आई है बहुत ज़्यादा। देखें, वो खावर मानेका साहब का, मैं इसको उनका ज़ाती अलमिया समझता हूँ, और ये मुआशरे का भी एक अलमिया है कि जो हालात हुए, कि ऐसी तस्वीरें भी हमने देखी हैं और कहानियाँ भी हैं कि इमरान खान साहब के साथ साथ चलते थे अपनी बीवी को लेकर, साहब बेगम को लेकर, और ये ख़ुद मान रहे हैं कि उनके घर भी आते रहे। मायूब बात है, हमारे घर या कोई किसी के हो, ये मायूब बात है। अब जो होना था वो हुआ। वो तो इंतहाई मैं समझता हूँ कि जो भी हुआ गैर मुनासिब है, मैं उसको मुनासिब नहीं समझता। अब यहाँ पे काफ़ी तज़ादात हैं जो होने नहीं चाहिए। पहली बात तो यह है कि खावर मानेका साहब ने अपनी साबका बेगम के साथ 28 साल गुजारे। कुछ इज़्ज़त और भरम का भी कोई सहारा लेना चाहिए, या कोई उसका भी एक जगह है कि अपनी बेगम के बारे में इस तरह से बात कभी नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने की है। ज़रूरत नहीं थी। और 5 साल बाद आज आखिर वो क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, ज़रूरत क्या थी? कुछ ये बुरी बातें हैं। उनका ख़ानदान नंगा होता है,
ख़राबी पैदा होती है, ये खामोशी अख्तियार कर लेते तो ज़्यादा बेहतर था। इस तरह से मीडिया के सामने आके इस तरह से इंटरव्यू देना, मेरा ख्याल ये है कि अपने आप को उन्होंने पहला जो एक अलमिया था उसमें मज़ीद इजाफ़ा किया है, और उससे उनके बारे में जो तस्वीर बनती है माशरे में या मीडिया में या आम लोगों में, वो दुरुस्त नहीं है। उनको वो बात नहीं करनी चाहिए। किनके बारे में तस्वीर जो बनती है? मेरा ख्याल ये नहीं करनी चाहिए थी बात कि ये कि अच्छा, एक और मसला भी है सर। हाँ। बिल्कुल, आप दोनों सीनियर्स ने बड़ी अहम गुफ्तगू की है, एक अलमिये का इजहार किया है, मैं इससे एग्री करता हूँ। लेकिन बसात एहतराम शामी साहब, बिलखुसूस आपसे मैं मुखातिब हूँ सर, ये एक अलमिया है कि जो हमारे अखलाकी, ज़ाती, समाजी पैमाने हैं वो यकसा नहीं है, उनमें तफरीक है। मसलन अब इस इंटरव्यू को लेकर के अखलाकियात भी याद आ रही है, ज़ातियात भी याद आ रही हैं, लेकिन इससे पहले शायद मैं भी उसका हिस्सा रहा हूँ बेसित सहाफ़ी, कि हमने जब तनवीर ज़मानी साहबा के इंटरव्यूज़ किए, जब आयशा अहद साहिबा साकिब निसार साहब की कोर्ट में पेश होती थी, वो भी रिपोर्ट किया हुआ है। फिर वो तलाल चौधरी के मामलात हों, वो भी रिपोर्ट किए हुए हैं। तो तब तो उस पे ऊपर जुमले कसे जाते थे, एक अजीबो गरीब सियासी, ज़ाती, समाजी राय दी जाती थी। लेकिन अब यहाँ मामला आया तो अब हमें इखलाकी कदरों का पास रखने की बात की जाती है। तो ये इत्तेजाज तो है ना? शामी साहब से बात सुन लूँ पहले, ये तो फिर यकसा होना चाहिए। शामी साहब, बात ये है कि ये बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है कि जो पब्लिक फिगर्स हैं जी, उनकी पब्लिक लाइफ क्या होती है, प्राइवेट लाइफ क्या होती है, और क्या होती भी है या नहीं होती, क्या हदूद है, कहाँ से प्राइवेट लाइफ खत्म होती है, कहाँ पब्लिक लाइफ शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो इस वक्त जिस चीज पर हम बहस कर रहे हैं ना, ये एक उस अलमिया का एक अहम किरदार है जो ये गुफ्तगू कर रहा है। ठीक ठीक, यानी खावर माने का जो है एक मुतसरा फरीक है, उनकी साबक अहलिया का मामला है और उनका अपना मामला है। यानी वो कोई किसी दूसरे की कहानी बयान नहीं कर रहे। तो उनके साथ अब यानी मुझे उनसे हमदर्दी भी है, और हकीकत ये है कि अब उन्होंने खुद ये फैसला किया कि वो अपने आप को इस इम्तिहान में डालेंगे, अपने खानदान को इस इम्तिहान में डालेंगे, और उन्होंने डाल दिया। और उससे पहले जो कुछ हो चुका है और जो कुछ हमारे सामने आ चुका है और जो मजीद आएगा, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, किस पर उंगली उठाएं, किस पर ना उठाएं। तो मैं तो समझिए मेरी उंगलियां जो हैं वो तो मुंजमद हो गई हैं। बस मैं तो कुछ बोलना नहीं चाहता ज्यादा। हमारी पोलराइज्ड सियासत है, महाज़राई है। एक मैं सर इसको जरा कंक्लूड करता हूं आपसे भी और प्रोफेसर साहब से भी, उनका जवाब भी रहता है कि ये फिर पैमाने एक से क्यों नहीं होते। जरा ब्रेक छोटी सी ले लूं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले खावर मानेका साहब के इंटरव्यू का जिक्र हो रहा था, इजहार अफसोस कर रहे थे जनाब शामी साहब भी और जनाब प्रोफेसर रसूल बख्श रईस साहब भी। आज इस मौजू पर जब नवाशी साहब चूँकि आज पेश भी हुए थे अल-अज़ीज़िया रेवेन्यू रेफरेंसेस में सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलों पर, तो अदालत में मौजूद थे, समाअत अभी शुरू नहीं हुई थी, तो हसन अयूब साहब ने उनसे सवाल पूछा था। देखिए क्या फरमा रहे थे वो। अच्छा, चूँकि आज यहाँ से अदालत से जब निकले तो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और दीगर हज़रत मौलाना फजल रहमान के यहाँ भी गए, ताज़ियत भी की उनके यहाँ और उनसे सियासी मामला पे तबादला ख्याल किया। उसके बाद मौलाना मुखातिब भी थे मीडिया से, तो उनसे भी इस मौजू पर बात की कोशिश की एक सहाफ़ी ने, तो उन्होंने क्या कहा वो भी देखने से ताल्लुक़ रखता है। तो शामी साहब, बेहतर ना होता कि बड़े रहनुमा इस मौजू पर इज़हार ख्याल करते ही ना? देखिए, हर शख्स की अपनी ज़ाती राय है। मैं समझता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो रद्द अमल है वो ज़्यादा मुनासिब था। और देखिए, अब ये खावर मानेका साहब का एक ज़ाती मामला है। अब उन्होंने इस पर गुफ्तगू करना पसंद की है, इंटरव्यू देना पसंद किया है, अपने आप को भी आजमाइश में डाला है। और अब वो जाने, बुशरा बीबी जाने, खान साहब जाने, अब हम तो इसके अलावा अल्लाह ताला हर एक को
सोचने और समझने की तौफीक दे। इससे ज़्यादा क्या अर्ज कर सकते हैं। पाकिस्तानी रियासत और सियासत के साथ जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होता रहा है, अब क्या उसकी तफसील में जाएं। हर कहानी के पीछे कई कहानियां छुपी हुई हैं। ठीक, कहाँ तक आप उनको जेर बहस लाएंगे, सही है, और कहाँ तक ये शौक पूरा करेंगे जी, और एक कब दूसरे तक को रगेदने का। बिल्कुल ठीक है शाम साहब, वक्त आज कम है। प्रोफेसर साहब आप, मेरा दिल तो बोझल है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे मामलात की पर्दापोशी बेहतर होता है, पर्दापोशी बेहतर, और वो पर्दापोशी अगर जो मरकज़ी किरदार हैं वो ना करना चाहें और सारा कुछ सारी आवाम और सारी दुनिया के सामने ले आएँ, तो उस पर दुख और अफसोस ही किया जा सकता है। पर्दापोशी बेहतर था, हमें भी करनी चाहिए। कम से कम हमें इस बारे में कोई ऐसा तबसरा नहीं करना चाहिए कि उससे जो अखलाकी इन्हतात पहले माशरे में मौजूद है उसको किसी लिहाज से कोई हवा मिलनी चाहिए। नहीं, हम तो उससे एग्री कर रहे हैं, हम तो इस बात की तायीद कर रहे हैं, बल्कि ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि ये अखलाकी पैमाने फिर तमाम सियासी रहनुमाओं के मामलात के ऊपर भी इक्वली रखें। ऐसा ना हो कि जी फलां शख्स के लिए तो अखलाकी पैमाना ये हो और दीगर के लिए फिर वो तमस्खुर का बायस बने। फिर ये सियासी जमातों को पैमाने एक से रखने चाहिए, चाहे वो कोई मामला पीपल्स पार्टी की क़यादत से जुड़ा है, नून लीग की क़यादत से जुड़ा है या PTA की क़यादत से जुड़ा है, फिर ये पैमाने एक से रखें, फिर ये तय कर लें कि इस तरह के मामलात पे हमने शय नहीं देनी। उसमें देखें जो सहाफ़त है और मीडिया उसका भी किरदार है कि क्या जो निजी नोयत के मामलात हैं क्या उनको इसी तरीके से उछाला जाए, उनको सामने लाया जाए, ना लाया जाए। और मसला ये है, मसला एक ये भी है ना मसला ये है कि वो ये जो भी एक बहस है, खुद हैं वो सामने आना चाहते हैं। नहीं, एक और बहस है ना कि क्या ऐसी सियासतदान या ऐसे रहनुमा या ऐसे जो नोन फेसेस उनकी निजी ज़िंदगी वाकई निजी होती है? नहीं होती। लेकिन ये है कि हम जिस मगरबी मुआशरे को हम समझते हैं कि वो अखलाकियात का वहाँ पे इन्हतात है। आप देखें कि एक मामला था बिल क्लिंटन का, तो क्या हुआ? उसकी इम्पीचमेंट हुई ना। इम्पीचमेंट हुई। जब राज फाश हो गया तो पहले वो इनकार करते रहे, फिर उनको मानना पड़ा, माफ़ी मांगनी पड़ी सारी कौम से। बदकिस्मती, अब मैं एक जुमला कह रहा हूँ, वहाँ वो मोनिका थी, यहाँ मानिका है, अब मैं क्या करूँ सर। देखे वो मोनिका लुविंस्की थी, क्या तो मोनिका यहाँ पे भी दुख हो रहा है जी। लेकिन हमें दुख है। ये सारा इंटरव्यू मैंने देखा तो नहीं, लेकिन उसका अखबार में पढ़ा है और भी उनकी बातें भी सुनी है। चले एक ब्रेक आ गई सर, अब यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, अब मजीद हौसला नहीं रहा। एक ब्रेक नाज़रीन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। बिलावल भुट्टो सियासी मुहाज पर गर्म थे। वो लाहौर के बुज़ुर्ग सियासतदानों के बारे में कई जुमले उन्होंने आज फरमाए, उस पर राना सना साहब का भी रद्दअमल आया। ये कल तक उधार रखते हैं। आज बस इस तासुफ़ के साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं जो गुफ्तगू ब्रेक से पहले हो चुकी। कल तक के लिए हमें इजाज़त, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।